दोस्तों, हमारी पूरी वर्ल्ड में काफी बड़े बड़े स्पेस एजेंसी होने के बावजूद भी किसी देश का स्पेस एजेंसी आज तक चांद की साउथ पोल पर किसी मिशन को भेजना हिम्मत नहीं किया। लेकिन भारत का स्पेस एजेंसी इसरो चंद्रयान 3 को चांद की साउथ पोल पर लैंड करके पूरी दुनिया को बता दिया है किसी टेक्नोलॉजी के मामले में भारत किसी से कम नहीं है। चंद्रयान 3 चांद की जिस साइड पर लैंड किया उस साइड पर 14 दिनों के लिए रात और 14 दिनों के लिए दिन होता है और इस साइड को चांद की डार्क साइड भी कहा जाता है। भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश तो बन गया, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर आज तक किसी देश ने अपना स्पेस क्राफ्ट क्यों नहीं लैंड कर पाई। और अपोलो 11 को चांद पर पहुंचने में 3 दिन जबकि चंद्रयान 3 को 40 दिन क्यों लग गया। दोस्तों, 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चांद की साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड करके पूरी दुनिया के आगे बहुत सारे सवालों का पहाड़ खड़ी कर दी है। 1959 में जब सोवियत यूनियन के लूना 2 स्पेस क्राफ्ट ने चांद पे पहली लैंडिंग करके दुनिया को एक मैसेज दिया था कि चांद पे मिशन किया जा सकता है, तब से चांद पे जाने का सिलसिला शुरू हुआ। अभी तक पूरी वर्ल्ड में से 12 देशों ने टोटल 138 मून मिशन कर चुका है। लेकिन भारत का चंद्रयान 3 ऐसा क्या कर दिया जो उसके लिए पूरा दुनिया में भारत और इसरो का जय जयकार हो रहा है। बेशक अभी तक पूरी दुनिया में 138 लूनर मिशन हो चुका है, लेकिन भारत का स्पेस एजेंसी इसरो वो कारनामा करके दिखाया है जिसको आज तक किसी देश का स्पेस एजेंसी नहीं कर पाया था। पहली बात तो ये है कि भारत पहला ऐसा देश बन चुका है जो चांद की दक्षिणी ध्रुव पर अपने मिशन चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाया है। चांद की साउथ पोल यानी चांद की निचला हिस्सा, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्रिएटर यानी गड्ढा और बड़े बड़े पत्थरों और खतरनाक खड़ियों से भरा पड़ा है, क्योंकि यहाँ सूरज की किरणें ज्यादा तौर पर नहीं पड़ता है। इसी वजह से यहाँ बड़े बड़े गड्ढे पर परमानेंट शैडो बना देता है, जहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है। आप सोचिए, जहाँ पर लाइट ही नहीं है वहाँ पे लैंडिंग करना कितना मुश्किल होगी। दिन के समय यहाँ पे तापमान 54 डिग्री सेल्सियस और रात के समय -248 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। चांद के उस साइड पर इतनी ठंड होने के वजह से ये माना जाता है कि यहाँ पानी बर्फ के रूप में मौजूद हो सकता है। और सबसे बड़ा मसला जिसको फेस करना होता है वो है कम्युनिकेशन। चांद को देखा जाए तो चांद का साउथ पोल धरती से ज्यादा दूर भी है और इस साइड को धरती से देखा भी नहीं जा सकता है। धरती से चांद का सिर्फ एक ही साइड देखा जा सकता है। चांद के सामने वाले हिस्सा जिसे हम धरती से देख पाते हैं वो चांद की पीछे वाले हिस्से को यानी साउथ पोल को धरती से देखने की राह पर दरार बन के खड़ा है। इस दरमियान यहाँ लैंडिंग करने के वक्त रेडियो सिग्नल लॉस्ट होने का खतरा भी रहता है। 7 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चांद की साउथ पोल पर लैंड करने के लिए तैयार था और वो ऑर्बिट से अलग भी होता है। इस पे लगे थ्रस्टर का काम लैंडर का स्पीड को कम करना था। सब कुछ मानो प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन चांद के सरफेस से सिर्फ 2100 मीटर पास आने के बाद अचानक से धरती में मौजूद इसरो की टीम से कांटेक्ट टूट जाता है। उसके बाद चंद्रयान 2 का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता, लेकिन बाद में एनालिसिस से पता चला कि विक्रम लैंडर फाइन ब्रेकिंग फेज के दौरान अपने रास्ते से हट गया और ज्यादा स्पीड से जाके चांद की सरफेस से जाके टकरा गया। पर इस क्रैश लैंडिंग का अभी तक कोई सबूत नहीं मिल पाया। चंद्रयान 2 के क्रैश लैंडिंग के बाद ही 28 अगस्त 2023 को रशिया ने लूना 25 मिशन को लॉन्च किया और इस मिशन का भी उद्देश्य था कि साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, लेकिन बदकिस्मती से उसका भी संपर्क टूट जाता है, जिसके बाद उसको क्रैश लैंडिंग डिक्लेयर कर दिया गया। ऐसे में सवाल ये आता है कि अगर चांद की साउथ पोल पर लैंडिंग करना इतना डिफिकल्ट है तो वहाँ पे जाने की जरूरत ही क्या है। इस सवाल का जवाब जानने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, किसी भी स्पेस मिशन के लिए रॉकेट को अर्थ की ग्रेविटी से निकालना एक बहुत बड़ी मुश्किल होता है। एक रॉकेट के साथ बूस्टर लगते हैं जो एक्स्ट्रा लिफ्ट प्रोड्यूस करता है। इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे फ्यूल की जरूरत होता है। रॉकेट को लिफ्ट करने के लिए 500 केजी फ्यूल पर सेकेंड में आवश्यकता होती है। तो आप ये सोच पा रहे होंगे कि जब तक रॉकेट स्पेस तक नहीं पहुंच जाता तब तक रॉकेट को लिफ्ट करने के लिए कितना फ्यूल की आवश्यकता हो सकता है। इसी मुश्किल काम को और आसान बनाने के लिए वैज्ञानिकों के पास एक सोल्यूशन है कि क्यों ना चांद पे ही एक बेस बनाई जाए, क्योंकि चांद की ग्रेविटी हमारे पृथ्वी की ग्रेविटी से 6 गुना कम है। ऐसे में अगर वहाँ पे स्पेस मिशन के लिए जाया जाए तो ये काम कम से कम फ्यूल में हो सकता है।
ये बात तो सही है कि कम फ्यूल में ये काम हो सकता है, लेकिन चांद पर फ्यूल आएगा कहाँ से और चांद पर बेस बनाने की रिक्वायरमेंट कैसे पूरा किया जाएगा। जैसे कि हमने जाना चांद में पानी बर्फ के रूप में मौजूद है, तो ऐसे में पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करके इन दोनों गैसेस को फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ साथ ये पानी लूनार बेस पे पीने का काम भी आ सकता है। वैज्ञानिकों ने यह दावा करते हैं कि साउथ पोल पर हीलियम 3 भी मौजूद हो सकता है और अगर यहाँ हीलियम 3 मिल गया तो भविष्य में यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर के मदद से एनर्जी बनाने का काम पे इस्तेमाल हो सकता है। और अगर चांद पे हीलियम 3 ज्यादा तौर पर मिलता है तो हीलियम 3 को चांद से धरती पर लाया जा सकता है, क्योंकि अर्थ पर हीलियम 3 बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इन्हीं सब साइंटिफिक रिसर्च के लिए पूरी दुनिया भर में तमाम कंट्री चांद पर जाना चाहता है। ऐसे में भारत का चंद्रयान 3 साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड करके इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया। सबसे हैरत की बात तो ये है, चंद्रयान 3 को लैंड करने से सिर्फ 3 दिन पहले ही रसिया का लॉन्च किया हुआ लूना 25 चांद की साउथ पोल पर क्रैश लैंडिंग किया है और इस मिशन यानी लूना 25 पर रसिया ने टोटल $200 मिलियन का खर्चा किया है। वहीं भारत ने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने के लिए सिर्फ 600 करोड़ रुपया खर्चा किया है। रसिया के लूना 25 के मुकाबले देखा जाए तो भारत ने चंद्रयान 3 मिशन को बहुत ही कम बजट में सफलता के साथ पूरा किया है। चंद्रयान 3 के डिजाइन वैज्ञानिकों ने 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। पहले है प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो लैंडर और रोवर को चांद की ऑर्बिट तक लेके गया है। इसके बाद है विक्रम लैंडर, जिसका 4 टांगे हैं और इसमें 4 लैंडिंग थ्रस्टर भी लगाया हुआ है और थ्रस्टर का काम लैंडर की स्पीड को कम करना है, जो कि ये धरती पर 324 केजी और चांद पे कम ग्रेविटी होने के वजह से 2000 केजी तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए इसको खास तौर पर बनाया गया है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, खास तौर पर जब मार्स या चांद पर स्पेस क्राफ्ट को लैंडिंग करना होता है तो इसके लिए 2 तरीका होता है। पहला है इम्पैक्ट लैंडिंग, जिसमें लैंडर के स्पीड को पैराशूट के जरिए कम किया जाता है, लेकिन फिर भी ये चांद की सरफेस में आके जोर से गिरते हैं और इसके वजह से लैंडर की सेंसिटिव पार्ट्स को बहुत नुकसान पहुंचता है। और दूसरा तरीका है सॉफ्ट लैंडिंग, जिसमें लैंडर चांद के सरफेस के पास जाकर अपना थ्रस्टर ऑन कर देता है और ये थ्रस्टर लैंडर की स्पीड को ही सिर्फ कम नहीं करते हैं बल्कि अपने डायरेक्शन को चेंज करके लैंडर को लैंडिंग साइड तक भी लेकर जाता है। चंद्रयान 2 के मुकाबले में चंद्रयान 3 में वो सारे चीजें वैज्ञानिकों ने खत्म कर दिया जो चंद्रयान 2 के लैंडिंग के वक्त मसला खड़ा कर रहा था। सबसे बड़ी चेंजिंग तो ये था, इसमें वेरिएबल थ्रस्ट इंजन लगाया गया है जो लैंडिंग के वक्त अपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन को खुद कंट्रोल कर सके। इसके अलावा इसमें एक लेजर भी लगाया गया है जो दूर से चांद की सतह पर क्या है पता लगा सके। इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को बहुत मजबूत से बनाया है। इसका कनेक्शन पहले से और बेहतर बनाया गया है और इसमें एक्स्ट्रा ब्रेकअप सिस्टम लगाया गया है, क्योंकि अगर लैंडिंग के वक्त कोई मसला होता भी है तो लैंडर को कम से कम नुकसान पहुंचे। और विक्रम लैंडर के साथ एक रोवर को भी भेजा गया है जो एक रोबोटिक रोबोट है और इसका नाम प्रज्ञान रोवर रखा गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सब मेड इन इंडिया है, यानी इसमें लगाए गए सभी पार्ट्स को भारत में बनाया गया है। और प्रज्ञान रोवर का वजन 26 केजी है और चांद पे ग्रेविटी कम होने के वजह से प्रज्ञान रोवर का चांद पे वजन रह जाएगा सिर्फ 4.5 केजी और ये चांद की सतह पर दूर दूर जाके रिसर्च करेगा। लॉन्च की बात किया जाए तो इसको 14 जुलाई 2023 वाले दिन सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। पहले 14 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक 8 का ही चक्कर लगाता रहा, जिसको ऑर्बिट रेसिंग फेज कहा जाता है। ऐसा इसलिए करता है कि स्पेस क्राफ्ट को अर्थ की ग्रेविटी को इस्तेमाल करके अपना स्पीड को बढ़ाना होता है। 1 अगस्त को इतना स्पीड अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए बहुत हो गए थे। इसी मौके को देखते हुए इसरो के टीम ने इसका डायरेक्शन बदल के चांद की तरफ कर दी और ये जब चांद के पास पहुंचा तो इसने चांद की एक बहुत बड़ा चक्कर लगाया। इसी तरह एक एक दिन करके उसने चांद की चक्कर लगा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता उसका चांद की सतह से डिस्टेंस कम होते जा रहा था।
17 अगस्त को विक्रम लैंडर propulsion मॉड्यूल से अलग होकर चांद की ओर करीब आ गया और 23 अगस्त को जब ये डिस्टेंस सिर्फ 30 किलोमीटर रह गया तब लैंडर में लगा थ्रस्टर का इंजन ऑन करके ब्रेकिंग सिस्टम एक्टिव कर दिया गया। जब आखिरकार ये फासला सिर्फ 150 मीटर रह गया तब विक्रम लैंडर को 30 सेकंड के लिए ओवर करवाया गया ताकि कोई परफेक्ट स्पॉट ढूंढ के वहां पे लैंड किया जाए और फिर फाइनली 6:04 पे विक्रम लैंडर ने चांद के साउथ पोल पर लैंड करके हमेशा के लिए इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया। पर क्या वजह है कि अपोलो 11 चांद का ये सफर सिर्फ 3 दिन में तय किया जबकि चंद्रयान 3 को पूरा 40 दिन लग गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि चंद्रयान 3 चांद पे जल्दी नहीं पहुंच सकता। अपोलो 11 एक क्रू मिशन था, यानी ये वो पहला मिशन था जिसपे स्पेस क्राफ्ट के मदद से इंसानों को चांद पे भेजना था और बड़ी हिफाजत के साथ उन्हें चांद की सतह पर लैंड करना था ताकि कोई इस क्रू मेंबर को हानि ना पहुंचे और उन्हें वापस धरती पर लाया जा सके। इसी वजह से अपोलो 11 की प्रपोल्शन सिस्टम को इतना मजबूत और हाई टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया था ताकि वो कम समय में ही इतना स्पीड एक्टिव कर पाए जैसे वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल पाए। और बात करें चंद्रयान 3 की तो इसमें कोई इंसान नहीं था। ये एक रिसर्च मिशन है जिसका मकसद चांद पे जल्दी पहुंचना नहीं था, चांद पे रिसर्च का काम को पूरा करना था, जो कि चंद्रयान 3 ने वो बखूबी से करके दिखाया है और भारत और इसरो का नाम दुनिया भर में बेशुमार कर दिया है। दोस्तों, इस चंद्रयान 3 को पूरा करने वाला इसरो के टीम के लिए कमेंट बॉक्स पर जय हिंद जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो पहले आप देख सको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।